हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। मेरे दोस्तों, ये सेशन जो चला हुआ है ये सीटेट पेपर 2 के बारे में चला हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस सीटेट नंबर पेपर 2 में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इन वीडियो के अंदर करा रहा हूँ भाई साहब। यदि जो मेरा भाई चैनल पर नया जुड़ा है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। इसका मतलब यदि मनुष्य का भार है उसके भार में कितना परसेंट क्या होता है, तो देखिए रुधिर होता है अधिकांश भाग में, ऊतक होता है, अस्थिर होती हैं या फिर जल होता है। तो ध्यान रखना ये होता है आपका बॉन्स बोलते हैं अस्थि को, या फिर इसको हम बोलेंगे ऊतक को टिश्यू बोलेंगे। और जी देखिए दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं रुधिर को क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे। और भाई साहब इसको हम बोलेंगे वाटर, ये तो पता ही होगा आपको। तो ध्यान रखें, मनुष्य के प्राणी के शरीर का अधिकांश जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा पानी होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, जल होता है, वाटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन सा अंग पुनर्भवन को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब रीजनरेशन पावर। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर हम बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिसकी सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। प्लीहा है, मस्तिष्क है, विक्र है या यकृत है। तो ध्यान रखना जो लीवर होता है इसकी सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। यदि आप लीवर के 50 या 10 टुकड़े कर देते हो तो एक टुकड़े से क्या कर लेता है, दोबारा से इसका पुनर्निर्माण हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं रीजनरेशन जो फास्ट होती है वो किसकी होती है, लीवर की होती है। सबसे कम रीजनरेशन पावर, ठीक है जी, सबसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछने लगे, सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी होती है। रीजनरेशन पावर सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपकी किसकी, न्यूरॉन्स की। किसकी होती है मेरे दोस्तों, न्यूरॉन्स की होती है मेरे भाइयों। किसकी होती है, न्यूरॉन्स की सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है आपको हम कह सकते हैं लीवर की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं। क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं उनके अंदर कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमीनो अम्ल ये होता है भाई साहब आपका किसमें, प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेरे भाइयों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम बोलते हैं HCl। ये कहाँ से निकलता है, पेट से, उदर से, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्टोमक से। ठीक है जी। आपका ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है, ये होता है दूध दही छाछ में, दूध दही छाछ के अंदर होता है। और टेनिन होता है आंवला में। ठीक है जी, ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये निकलता किससे है, ये निकलता है भाई साहब आपका स्टोमक के, स्टोमक के अंदर क्या होती है, स्टोमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या होता है आपका HCl। क्या होता है मेरे भाइयों, HCl होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन पक्का आना है, ध्यान रखना भाई साहब। जो एंजाइम से आ सकता है, ठीक है, और वो हार्मोन से भी आ सकता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, पक्का ऐसे क्वेश्चन आता है भाई। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब यूनिवर्सल डोनर, को हम बोलते हैं सर्वदाता, या हम कह सकते हैं देहाती में दानी। ठीक है जी, दानी जो होगा ये सबको देगा। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड देगा, तो भाई साहब वो कौन सा होगा, सर्वदाता। वो होता है ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये सभी को देगा। इसके अंदर एंटीजन, इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन नहीं होता भाई साहब। क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। ठीक है जी। कितने एंटीजन होते हैं, 2 एंटीजन होते हैं, ए और बी। कौन से होते हैं, ए और बी। यदि मैं बात करूं ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता या ब्लड ग्रुप के इन्वेंशनर, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, ठीक है जी, या इन्वेंशनर की मैं बात करूं, खोजकर्ता कौन है ब्लड ग्रुप के, तो भाई साहब वो है कॉर्ल लैंडस्टीनर।
कॉरलैंड स्टीनर, इस तौर पर ध्यान रखें। कौन है? कॉरलैंड स्टीनर। ठीक है जी। और इसको हम बोलते हैं भाई साहब सर्वग्राही। एबी को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ठीक है जी। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है जी। सबसे लेने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबी होता है, और सबको देने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ओ होता है। ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई साहब। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देता है, हम आपके लिए प्रत्येक दिन हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तापक्रम है, तो तापक्रम की बात करें हम, बॉडी का टेम्परेचर हम बात करते हैं, तो देखिए एक होता है 37 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है 310 केल्विन। यदि इनके अंदर पूछें टेम्परेचर सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ये तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यदि हम यहाँ पर कहने लगें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानव शरीर का तापक्रम, और यहाँ हम कहते हैं कि रक्त दाब, क्या बोलते हैं? रक्त दाब। मनुष्य का रक्त दाब जो होता है, जिसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? देखिए दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस क्वेश्चन से। यदि कहने लगे मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है, तो वो होता है भाई साहब 120/80। कितना होता है? नॉर्मल बीपी जो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? रक्त दाब को बोलेंगे नॉर्मल बीपी। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बीपी। तो नॉर्मल बीपी जो होता है वो कितना होता है? 120/80। और यदि तापमान की बात करें, बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 310 केल्विन होता है। भाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, ह्यूमन ब्रेन जो वेट होगा, ह्यूमन ब्रेन वेट, ठीक है जी, वो कितना होता है? वो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर देख लीजिए कहाँ पर है आंसर, तो वो कितना होता है? 1350 ग्राम। ये ग्राम लगाना है भाई पीछे। ठीक है जी, 1350 ग्राम। तो लगभग कितने ग्राम होता है? वो कितना ग्राम होता है? 1350। यदि किलोग्राम आपसे पूछने लगे किलोग्राम, तो वो आपको लिखना है 1.5 kg। कितना लिखना है? 1.5 kg। किलोग्राम में होता है 1.5 kg भाई साहब। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? यदि मैं वाल्व की बात करूं, ठीक है जी, मैं चैम्बर की बात करूं, तो वाल्व और चैम्बर कितने होते हैं? 4 ही होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? वाल्व और चैम्बर 4 होते हैं। ठीक है जी। राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, या फिर बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं। तो हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। ठीक है जी। आपका ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे वाल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, इस पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ब्लड को प्योर करने वाला अंग कौन सा होता है? तो ब्लड को प्योर करने वाला कौन सा होगा? ठीक है जी, वो कौन सा होगा आपका? आपका होगा कौन सा? कौन सा होगा भाई साहब आपका? विक्र, जिसको हम बोलेंगे किडनी। कौन सा होगा? किडनी जो होता है। ठीक है जी। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? किडनी होगा भाई साहब। ध्यान रखें, फिल्टर होता है, तो यदि अब मैं आपसे फिल्टर कह दूं, तो फिल्टर जो करेगा, ठीक है जी, वो करता है आपका कौन सा? किडनी। ये भी ध्यान रखें भाई साहब, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होती है। और एक होता है प्योरिफिकेशन, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आंसर पर। प्योरिफिकेशन में कभी कभी क्या कर देता है, आपका लंग्स आ जाता है। ठीक है जी, लंग्स भी कह देता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ पर आंसर जो होगा विक्र होगा, विशेष तौर पर किडनी के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में जो कोशक होते हैं वो कितने होते हैं? 4 5 3 2। ध्यान रखना, अभी मैंने बताया चैम्बर कितने होते हैं भाई साहब? 4 होते हैं। ठीक है जी, फटाक से आंसर देते रहिए मेरे दोस्तों। ठीक है जी, बहुत अच्छे आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ईसीजी सुना है आपने? ईईजी बता दिए, किसका ये टेस्ट होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे भाइयों। चलिए, तो ईईजी जो होता है, ये आपका टेस्ट होता है किसका? ये होता है ब्रेन का। किसका होता है भाई साहब? ब्रेन का। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये बता दीजिए, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो बोलते हैं एंसीफेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंसीफेनोलॉजी, या फिर न्यूरोलॉजी हम कह सकते हैं। ईईजी की जो फुल फॉर्म होती है भाई, ये होती है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम।
ग्राम या ग्राफ, ठीक है जी। इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ, ध्यान रखें इसकी फुल फॉर्म होती है। एक होता है ईसीजी, ये होता है आपका हार्ट का, इसका होता है हार्ट का टेस्ट होता है, हार्ट बीट मेजर करता है भाई साहब कितनी हार्ट बीट चल रही है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ कह दो या ग्राम कह दो, एक ही बात है, ठीक है जी। ध्यान रखें। लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, लंग्स की छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। और हृदय जो होता है, हृदय का वेट बता दीजिए कितना होता है, वेट मनुष्य के अंदर तो कितना होता है, आपको कितना होता है, 280 से 300 ग्राम, ध्यान रखें। 280 से कितना होता है, 300 ग्राम होता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो भाई साहब जो रिब्स होती हैं, रिब्स, यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ रिब्स, तो वो टोटल जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 24 हमारे अंदर। और पेयर ऑफ रिब्स की बात मैं करूं तो पेयर के जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 12। तो एक में कितने होते हैं, 2, तो 12 दूनी 24। कभी कभी आपसे ये पूछ ले सकता है, कभी कभी आंसर 25 दे सकता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है 24 तो आपकी क्या होती है भाई साहब, आपकी रिब्स होती हैं, प्लस में एक और हड्डी होती है जिसमें आपकी रिब्स कनेक्ट होती हैं, सामने वाली छाती वाली जो आपकी हड्डी होती है तो बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है जी। ध्यान रखें तो कौन सा होता है, स्टर्नम होती है, या स्टेनम बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इसमें क्या आएगा भाई साहब, आपका मानव, क्या आएगा, मनुष्य, ह्यूमन इसमें होते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वग्राही कौन से रुधिर को कहा जाता है, अभी मैंने बताया है भाई साहब, जो आपका सभी से ग्रहण करेगा, जो आपका भिखारी होगा वो कौन सा होता है, एबी, इसको हम बोलते हैं भिखारी। ये सभी से क्या करेगा, ब्लड को लेगा, जो भिखारी होता है सभी से ब्लड लेता है ना, तो ध्यान रखें भिखारी। और ये कौन सा होता है, दानी, ये डोनर है, ये रिसीवर है ना, यूनिवर्सल, ये सभी से लेगा और ये सभी को देगा, लेगा कौन, ए बी, और सभी को देगा कौन, ओ। अगला देखिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती हैं, तो देखिए भाई साहब ये क्या होता है, ये आपकी होती है, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत की लेंथ की मैं बात करता हूँ तो ये होती है भाई साहब 2 से 2.5 मीटर, ध्यान रखें मेरे भाइयों। इसका आंसर जो होगा वृद्धांत, क्योंकि ये आपका किसमें जो कनेक्शन होता है, ये आपके होता है सीकम, एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कॉलन रेक्टम, ये सीकम वाले भाग को होता है, पुच्छ जो इलाका होता है, और ये सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है भाई साहब, वो कौन सा होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वो होता है आपका कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन युक्त होता है वो कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एक आपकी गले में होती है, गले में ग्रंथि है, ठीक है, गले में ग्रंथि, ठीक है जी, किसमें आपके जो नेक होता है उसमें ग्लैंड्स होती है, क्या होती है, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां, और उसमें होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड, क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि होती है, और उससे ही निकलता है थायरोक्सिन, ठीक है जी, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या होता है इसमें, आयोडीन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है, मतलब टोटल वेट का, टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के कुल वजन का, टोटल वेट का 7% ऑफ ब्लड, ठीक है जी, क्या होता है, टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी 7% ऑफ ब्लड, मतलब कि मनुष्य के कुल वेट का 7% क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका ब्लड होता है। जैसे मान चलिए 70% अपना वेट है, 7% कर लीजिए, 100, एक जीरो करके 7 7 4.9 ग्राम, ठीक है, या ग्राम कह सकते हो या लीटर आप कह सकते हो, तो ध्यान रखना। अब लीटर को क्या बना लीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा, किलोग्राम, केजी, अब किलोग्राम से आप लीटर बना लीजिए तो लगभग 5 से 6 लीटर आएगा आपका। ये क्या होता है, आपका ब्लड होता है, कितना होता है, 7%, कितना होता है, 7%। मनुष्य में जो ब्लड होता है ना, जो आपका मेल और फीमेल के अंदर मैं बात करता हूँ, तो मेल में होता है 5 से 6 लीटर, और फीमेल में जो होता है ब्लड वो कितना होता है मेरे भाइयों, होता है 4 से 5 लीटर। ध्यान रखना, 1 से 2 लीटर जो होता है वो फीमेल में क्या होता है, कम होता है क्यों है, कोई फैक्ट नहीं है इसका, जो फैक्ट होता है वो ये होता है वेट का, इसका होता है क्योंकि जो मेल होता है, मेल में वेट ज़्यादा होगा,
फीमेल वेट कम होगा, इसी वजह से बॉडी का 7% निकालना है। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन होता है कि जो ब्रेन का वेट होता है ना, ब्रेन का वेट वो भी कह दिया जाता है। ब्रेन का वेट जो होता है वो भाई साहब बॉडी के वेट का बॉडी के वेट का बॉडी के वेट का ध्यान रखें, बॉडी के वेट का 2% होता है। कितना होता है? 2%। बॉडी के वेट का 2% जो होता है वो आपका क्या होता है? ब्रेन का मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसतन दर कितनी होती है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट बीट एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो इसमें आपका कौन होगा? ह्यूमन में मेल होगा। कौन सा होगा? मेल। कौन होगा भाई साहब? मेल होगा भाई, मेल। ठीक है जी, तो मेल होगा। इसमें कितनी होगी भाई साहब? आपका 72 बार। कितनी होती है? 72 टाइम्स। 72 टाइम्स जो होती है वो क्या होती है? नॉर्मल हार्ट बीट होती है। बच्चे के अंदर ज़्यादा होगी, फीमेल के अंदर ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? यदि आप कोई नशा उसको पतला कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो भाई साहब उसका दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा भाई साहब? इंक्रीज होगा मेरे भाइयों, इंक्रीज होगा। ठीक है जी, ध्यान रखें इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब 18, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को ब्लड क्लॉटिंग में हम क्या कर रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग जब होगा, ब्लड क्लॉटिंग में किसकी हेल्प होती है? तो ये होती है आपको कैल्शियम। किसकी होती है भाई साहब? कैल्शियम की होती है। किसकी होती है? ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का सहायता होती है भाई साहब। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो भाई साहब जब आपका निषेचन करना है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइज अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो कौन सा करता है भाई साहब? वो आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है? तो आयोडीन मिश्रित होता है भाई साहब, ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है? तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा? आपका हार्मोन होगा थायरेक्सिन हार्मोन। कौन सा होगा? थायरेक्सिन हार्मोन। वही क्वेश्चन है, थायराइड से निकलता है। किससे निकलता है? थायराइड आपकी क्या होती है? ग्लैंड्स होती है, गले के अंदर होती है। एक थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है। थायराइड गले में और पैराथायराइड जस्ट इससे पीछे होती है। ठीक है जी, सामने, जस्ट इसके पीछे। मनुष्य में मेरुदंड की जोड़ी कितनी तंत्रिका होती है? भाई साहब इसको हम बोलते हैं आपका, जो आपका होता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स की संख्या जो होती है, वैसे हम बात करें तो ये होती है 33। यदि हम बात करें और भी, और ये किस में आएगा? एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड में। एडल्टहुड की बात करें तो उसमें होता है 26। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 31। ठीक है जी, ध्यान रखें। कभी आपको 33 मिलेगा, कब 26 मिलेगा। इसका आंसर कौन सा होगा? 31। इसका मतलब 33 होता है, ध्यान रखें। इसका मतलब जो इंसान के पीछे क्या होती है, दिख रहा है ना पीछे जो आपकी मेरु जो होती है, इसका मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी, इसको हम बोल देते हैं, यही होती है। इसमें आपकी इस प्रकार से करके क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। ठीक है जी, ऐसे ऐसे सभी का नाम भी होता है। तो हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं। यहाँ पर 7 होती है सर्वाइकल बोन पीछे। पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए आप, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। वीडियो पर जाकर देखिए, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जो मसल्स होती हैं, क्या होती हैं? टोटल जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स की जो संख्या हम बात कर रहे हैं, टोटल मसल्स की हम बात करें तो टोटल मसल्स जो होती हैं वो कितनी होती है? 639। ठीक है जी, 639 मसल्स होती हैं। यदि आपसे पूछने लगे सबसे बड़ी मसल्स, सबसे बड़ी सबसे बड़ी मांसपेशी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी आपसे पूछने लगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई साहब, किसी को भी पता होगा तो वो होती है वैसे ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सा होता है? ग्लूटस मैक्सिमस। ध्यान रखना भाई, कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और ये होती कहाँ है भाई साहब? ये होती है कूल्हे में। कहाँ होती है भाई साहब? कूल्हे में होती है। और सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है, ये होती है भाई साहब आपका स्टेपिडियस। स्टेपिडियस होती है, और ये होती है कान में। ठीक है जी, स्टेपिडियस। वो स्टेपिस होता है, वो हड्डी होती है, कान के अंदर ही होती है, वो भी सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है, स्टेपिडियस, कान के अंदर ही होती है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर कौन सा होगा? 639। कौन सा होगा भाई साहब? 639। टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो होता है वो कौन सा होता है? घास स्थल होता है, सागर होता है, वन होता है। ध्यान रखना, संसार का सबसे बड़ा जो परितंत्र होता है
वो होता है साकर। क्या होता है भाई साहब? आपका सागर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, इसका जो काम करती है वो करती है मेरु रज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। देख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सी है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु जो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कौन सा होगा? तंत्रिका कोशिका कह दें या मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड कह दें, तो कैसा कैसे रज्जु जो होती है, इसका मतलब जो आपकी ये होती है ना, इसके बीच में आपकी क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा ऐसे कर पीछे जो आपके रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है? कभी आपने देखा होगा, जैसे अचानक से आप खा रहे हो पी रहे हो तो कोई मक्खी आ जाए नाक में घुस जाए या मुंह में घुस जाएगी, तो आप फटाक से क्या कर देते हो? क्या कर देते हो? उसको भगा देते हो। इसका मतलब ब्रेन से पहले जो काम कर देती है कौन सी होती है? रिफ्लेक्स एक्शन का काम करती है। कभी आप जा रहे हो रास्ते में तो आपका ध्यान कहीं पर और होता है, आपकी तरफ कोई भी हाथ चलाता है तो आपकी आंखें क्या हो जाती है? फटाक से मिट जाती हैं। इसका मतलब वो पलक झपकता है, तो उसका कारण होता है भाई साहब प्रतिवर्ती क्रिया का कारण होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइटस कौन से होते हैं? हाइड्रो, तो हाइड्रो इसका मतलब जल, ठीक है। हाइड्रो ऐसे लगा लो, हाइड्रो है, ध्यान रखना हाइड्रो है, H2O ऐसे लगा लो। वहाँ पर पैदा होते हैं ये हाइड्रोफाइटस जो होते हैं, इसमें जलीय पौधे पैदा होते हैं। कौन से होते हैं? जो जल के अंदर पौधे पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइटस। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। एक होता है जीरोफाइटस, जीरो जो होता है उसमें होता है रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान पैदा होते हैं, जीरोफाइटस, ठीक है। हाइड्रोफाइटस होता है, जेरोफाइटस होता है। तो ध्यान रखना, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? इसका मतलब एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, यदि क्या हो रहा है? भूमि का कटाव, मतलब हटाव, इसका मतलब कटाव ना, कटाव हम कह सकते हैं। यदि कट रही है भूमि तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। क्या बोलेंगे भाई साहब? अपरदन, है ना। सॉइल एरोजन हम बोलते हैं, मृदा अपरदन। तेज आंधी चलती है और तेज पानी के आने से क्या होता है? मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर क्या होती है? कट जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा 27। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण जो होता है वो वनस्पति होती है, जानवर होते हैं, वायु होते हैं, सभी होते हैं। तो ध्यान रखना, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण जो होता है वो आपका क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? वनस्पति, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सबसे ऐसा कौन सा पौधा है? मरुद्भिद का मतलब वो होता है जहाँ पर आपका रेगिस्तानी वाला इलाका है, ठीक है। रेगिस्तान इलाका है, ठीक है, रेगिस्तान इलाका है तो वो कौन सा होगा? वो आपको कौन सा होगा? करेल का पौधा। कौन सा होगा? करेल का पेड़। अमरबेल, नीम या करेल, सरसों, तो कौन सा होगा? करेल का पेड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं भाई साहब जो एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हैं? वे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करेंगे भोजन हेतु, जल हेतु, छाया हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। तो ध्यान रखना वो होता है यांत्रिक मदद हेतु। वो क्या करते हैं भाई साहब? दूसरे पौधों पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना, जैसे अम्बरबेल हो गया, दूसरे पेड़ पर क्या होती है? डिपेंड होती है। तो एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हैं जो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, तो यांत्रिक मदद के लिए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगीकरण होता है भाई साहब, वो ध्यान रखना किसके साथ रिएक्शन करता है? सौर ऊर्जा जो होता है सबसे ज्यादा किसकी हेल्प होती है? इसको किसके लिए हेल्प होती है? तो भाई साहब हरे पौधों के लिए, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, हरे पौधे यदि प्रकाश होगा तो भाई साहब के हरे पौधे क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो भाई साहब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो हरे पौधे जो होते हैं सबसे बड़ा यौगीकरण होता है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निके के संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो भाई साहब C.C. पार्क ने, ग्रीन लेंस ने या डार्विन ने? तो सीधे सीधा आंसर, वैसे इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती है, सीधे सीधा आंसर क्या होता है? ग्रीन लेंस ने। तो पारिस्थितिकी निके की संरचना जो है, संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? ग्रीन लेंस ने। किसने की थी? ग्रीन लेंस, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? भाई साहब रेगिस्तान में जो होंगे वो क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं, तो जेरोफाइटा। क्या होता है? जेरोफाइटस, ठीक है। अभी बताया था रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेरोफाइटस। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त होता है? कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब वो कौन सा होगा? कार्बनिक कृषि आपको करनी है। ऑर्गेनिक कौन सा करना है? ऑर्गेनिक आपको क्या करनी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करोगे तो भाई साहब आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखना, तो कौन सी कृषि आपके लिए पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त होती है? भाई साहब इसका कोई भी डिसएडवांटेज या हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट नहीं है भाई साहब, ठीक है जी। किसी के लिए तो पहले समय में ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक क्या होती थी? खेती होती थी।
आज के समय में तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और आपके बहुत सारे खाद उर्वरक आप यूज करते हो खेती के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे स्थायी पारितंत्र तंत्र कौन सा है? तो सबसे परमानेंट जो इकोसिस्टम जो है पारितंत्र होता है वो किसका होता है भाई साहब? वो किसका होता है? समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का होता है। ये चेंजमेंट नहीं होता भाई साहब इसमें। सबसे स्थायी परितंत्र जो होता है वो किसका होता है? समुद्र का भाई साहब। आंधी तूफान कुछ भी आए पर इसमें तक नहीं पड़ेगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ध्यान रखना अभी बताया कि भाई साहब ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद हुआ है ना, ओजोन परत में सबसे बड़ा होल जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है पता है? वो आपका हुआ है अंटार्कटिका में। कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका में होल हुआ, तो वो धीरे धीरे बंद होने लगा है। और ये हुआ किसकी वजह से पता है? ओजोन परत में छेद ये हुआ है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण हुआ है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है आपके AC फ्रीज इनसे जो निकलती है वो गैस होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है। और ध्यान रखना जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का जो काम करती है वो कौन सी होती है? ओजोन परत होती है। ध्यान रखना उपस्थित ओजोन परत का अवशोषण करती है जो कौन सा होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ होता है? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखिए, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है भाई साहब। धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा जो वृक्ष होता है वो उपयुक्त होता है? तो ध्यान रखना वो पेड़ होता है सीताशोक, नीम का, पॉपुलर का, महुआ का। ध्यान रखना नीम का पेड़ जो होता है ये आपका धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त या आवश्यक वृक्ष होता है, पेड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो मनुष्य के द्वारा जनित प्रदूषण है वो कौन सा कहलाता है? पीड़ाहारी है, प्रतिजैविक है या परजैविक है? जल्दी से बता दी इसका आंसर क्या होगा? पीड़ाहारी होगा या प्रतिजैविक होगा या परजैविक होगा? जल्दी से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण, मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण जो होगा वो कैसा होगा भाई साहब? पीड़ाहारी होगा, आपके लिए ना नुकसानदायक होगा। अगर देखिए भाई साहब, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापमान जो होता है जब आपका आपका पूरे वर्ल्ड का जो तापमान बढ़ेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या समस्या आएगी? तो समुद्र तल में वृद्धि, तटरेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा भाई साहब? आपका तटरेखा में परिवर्तन होगा जब आपका वैश्विक तापमान फलस्वरूप क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है जी। तो फलस्वरूप क्या हो सकता है? तटरेखा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इनमें से कौन सा अधिकतम ध्वनि का प्रदूषण कारण है? जेट उड़ान है या फिर पॉप संगीत है, निर्वाचन सभाएं हैं? इनमें से कोई नहीं। इनके आगे तो सबसे ज्यादा तेज कौन सा था? जेट विमान जो होता है लगभग आपका 180 से ऊपर ऊपर 90 200 आपका क्या होता है डीबी आपको क्या कर सकता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना जो आपके लड़ाकू विमान हो जाते हैं, जो विमान होते हैं जेट विमान जो होते हैं, तो सबसे ज्यादा एयर प्रदूषण करते, साउंड प्रदूषण करेगा। कौन सी प्रदूषण करेगा? साउंड प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होगी? तो भाई साहब एनर्जी तो कोयला से मिलती है, पेट्रोल से, परमाणु से, सौर से भी। तो मतलब तू ध्यान रखना प्रदूषण किसकी समस्या नहीं होती। तो प्रदूषण समस्या किससे नहीं होगी भाई साहब? इससे प्रदूषण होगा, इससे भी हो सकता है और इससे भी होगा। तो किससे नहीं होगा? सौर से। सौर मतलब सनलाइट जो होगी है ना, सनलाइट या सोलर एनर्जी जो होगी, सोलर एनर्जी जो होगी, इससे क्या नहीं होगा भाई साहब? इससे क्या नहीं होगा? आपको कोई प्रदूषण नहीं होगा भाई साहब, कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब वो होता है आपका ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? ओसिन प्रोटीन होता है और उससे बना है ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मनुष्य के त्वचा का अध्ययन करना है ना, स्टडी स्टडी ऑफ स्किन। तो स्टडी ऑफ स्किन है, तो स्टडी ऑफ स्किन जो होगा उसको हम बोलते हैं भाई साहब डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? डर्मेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपकी लेयर होती है डर्मिस और एक होती है एपिडर्मिस। ठीक है जी। डर्मिस एपिडर्मिस पूरा एक्सप्लेन कर देखना है तो आप वीडियो पर जाकर देखिए, थ्योरेटिकल पूरी क्लास पढ़ी हुई है स्किन के बारे में, वहाँ पर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। डर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, भाई साहब पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन मिलेगा। तो ध्यान रखना डर्मेटोलॉजी जो होता है वो किसका होता है? आपका क्या होता है? स्किन का अध्ययन। देखिए जितनी भी लॉजी हैं, स्टडी हैं, कल्चर हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए, जितनी भी लॉजी या कल्चर अध्ययन हैं सभी की क्लासेस जो है आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप जाकर देखिए। सारी वीडियो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन और विद ट्रिक आपको मिलेगी। बिल्कुल आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आप फटाक से लगभग लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन का जवाब वहाँ मिल जाएगा आपको।
चलिए, और बिल्कुल लॉजी और स्टडी और कल्चर, इनसे बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई साहब, प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में एंटीबॉडीज व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई साहब, रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी होता है भाई साहब आपका जीव विज्ञान का। इसका होता है भाई साहब जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान का होता है। गायनिकोलॉजी होता है स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री से तज्ञ, है ना, स्त्री विशेषज्ञ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो भाई साहब, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो भाई साहब, वो बीमारियों बारे में हम कहेंगे तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। आपने सुना होगा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर आपने सुना होगा। कौन होता है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला? तो वो होता है आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट कॉर्पोस्केल्स बोलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई साहब, वंशागति है, वंशागति है तो भाई साहब सीधा सीधा क्या होगा? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वंशागति जो होता है, तो जेनेटिक्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक्स। आप आज काले हो, गोरे हो, लंबे हो, या आपकी किसी वजह से भाई साहब जीन्स के कारण है, जो आपको आपके माँ बाप से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी। ऐसे तरीका है, इक्तो में सबसे ज्यादा किसकी प्रजाति होती है? मछलियों की, ऐसे लगा लो। इक्थियोलॉजी क्या होता है? इक्थियोलॉजी क्या होता है? इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए 47, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कौन सा कैंसर संबंधी जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑनको ऑनकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑनकोलॉजी। तो याद करने का तरीका, उनको हुआ है, क्या हुआ है? कैंसर हुआ है, तो कौन सा हो गया? ऑनकोलॉजी। किसको हुआ है? ऑनको, उनको, किसको हुआ है? उनको हुआ है, कैंसर हुआ है भाई साहब। ठीक है। न्यूरोलॉजी होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। ये किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। किसका होता है? न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र होता है भाई। आगे ध्यान रखना, इसका होता है सीरोलॉजी जो होता है, भी मैंने बताया भाई साहब पिछले उसमें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो भाई साहब, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यूथेनिक्स है, जीवा विज्ञान है, या यूनिक्स है? तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है? यूथेनिक्स। क्या होता है? यूथेनिक्स होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भाई साहब, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो कोशिका संरचना से, शरीर संरचना, वातावरण से। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी है तो भाई साहब सीधा सीधा वातावरण होता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जंतु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जंतु जगत से। ठीक है जी, जंतु जगत जो होता है ये वातावरण के अंदर ही आएगा। तो आंसर क्या होगा भाई साहब आपका? बी आंसर होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? वही जीन्स का, जेनेटिक्स, और इसको हम बोलते हैं क्या चीज? जेनेटिक्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है जी। यहाँ पर बता दीजिए इसकी स्टडी क्या होती है? सेल की। ठीक है जी। इसको बोल दीजिए, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है जी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ठीक है जी, मायोलॉजी। और निंद्रा का अध्ययन क्या होता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है जी। लॉजी और अध्ययन सारा मैंने करवा रखा है भाई साहब, आप क्लास में जाकर देखिए। ठीक है जी। तो भाई साहब, आपके लगभग हमने 50 क्वेश्चन नहीं, लगभग 200-250 क्वेश्चन किए हैं। प्रत्येक आपके ऑप्शन को मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है भाई साहब। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें भाई साहब। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।